तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 6.1। ठीक है ना। देखिए, जो 6.1 मतलब जो हमारा चैप्टर 6 है उसका नाम है त्रिभुज। तो हमको इसमें त्रिभुज के बारे में जानना होगा। ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन 1 करने से पहले ना जो प्रश्नावली 6.1 का है मैं उसका थोड़ा सा आपको बेसिक समझा देता हूँ कि इसमें हमको भाई पढ़ना क्या क्या है। देखिए, इसमें जो हमको सर्वांगसम पढ़ना है, समरूप पढ़ना है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सर्वांगसम और समरूप होते क्या हैं। उसके बाद इस प्रश्नावली को हल करेंगे। तो थोड़ा सा सबसे पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। ठीक है। और वैसे मैंने पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है, आप लोग जाइए उसको देखिए। ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भाई तो करना ही पड़ेगा। तो इसको हटाते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझते हैं भाई। ठीक है। देखिए, इसको मैंने हटा लिया। चैप्टर का नाम हमारे है त्रिभुज। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि त्रिभुज भाई क्या होता है। तो यहां पर लिखते हैं त्रिभुज। तो भाई त्रिभुज क्या होता है आप लोग बताइए। त्रिभुज का परिभाषा सभी बच्चे लिखेंगे कमेंट में। ठीक है। तो मैं बता देता हूं लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या होता है त्रिभुज? तीन भुजाओं से घिरी आकृति आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। तो ये हमने समझा त्रिभुज क्या होता है। तो कोई पूछेगा आपसे कि सर त्रिभुज क्या होता है, तो आप बताओगे तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। ठीक है। और त्रिभुज कैसा होता है भाई? देखो, ऐसा होता है त्रिभुज। ठीक है। इसको ए, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं। और त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है भाई। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। इतनी चीजें आपने पढ़ लिया। उसके बाद एक चीज और आपको पढ़ना है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या पढ़ना है भाई? पहला तो होता है सर्वांग सम। सर्वांग सम। और दूसरा होता है समरूप। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे जो होते हैं ना हमेशा इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि सर सर्वांगसम और समरूप में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है। तो ध्यान दे, देखो, सर्वांगसम क्या होता है? दिखने में एक जैसा, दिखने में एक जैसा रहेगा और इसका जो माप होगा, माप भी समान रहेगा। माप भी समान मतलब कितना बड़ा और कितना छोटा है। जैसे मैंने भाई एक त्रिभुज यहां पर बनाया है। ठीक है। और यहां पर एक मैंने त्रिभुज बनाया है। तो ये भाई, ये वाला त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम कब होगा? जब ये और ये दोनों एक समान रहेंगे। एक समान का मतलब जितना बड़ा ई है उतना बड़ा इहो रहना चाहिए। और जैसा ये है सेम वैसा ये भी होना चाहिए। देखो, ये त्रिभुज है और आपको दिखा ये भी त्रिभुज है, मतलब दोनों त्रिभुज है। और जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है, मतलब ये वाली, ये वाली, ये वाली, इसकी तीनों भुजा बराबर कर दो। और इसको 3 मान लो, इसको भी 3 तो इसको भी 3। तो ये वाली भी सब बराबर होंगी। ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। समझ गए ना बात को? मतलब एकदम सेम सेम, जैसा ये है वैसा ही ये रहना चाहिए। अगर हम इस त्रिभुज को उठा के इस पे रखें तो ये इसको पूरा पूरा ढक लेगा। तो उसको कहते हैं सर्वांगसम। सर्वांगसम में समझे ना क्या होता है कि जैसा ये है वैसा ये भी रहना चाहिए और जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये भी होना चाहिए। सर्वांगसम में ये होता है। अब सर्वांगसम का चिन्ह क्या है? जैसे मैंने बोल दिया ना कि इसको ए बी सी मान लो, ए बी सी, और इसको मैंने माना पी क्यू आर। तो यहाँ पर जो हमारा त्रिभुज
ABC होगा, त्रिभुज बनाओ भाई, त्रिभुज ABC होगा, वो PQR के सर्वांग होगा। ये देखो सर्वांग का चिन्ह है, त्रिभुज PQR के क्या होगा, सर्वांग। समझ गए बात को। अब देखो एक वृत्त बनाओ आप, इसका रेडियस आप दे दो 2 सेंटीमीटर। तो एक और वृत्त बनाओ, तो उसका भी रेडियस कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। अच्छा, अब बात को समझ गए कि नहीं? तो मुझे लगता है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। सर्वांगसम का मतलब ये होता है कि जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये भी होना चाहिए, अगर ये वृत्त है तो ये भी वृत्त होना चाहिए, तब वो एक दूसरे के सर्वांगसम होगा। एक जीरोक्स कॉपी देखे हो ना, जैसे हम सकल आदमी देखो ना, सेम हो सही, जैसा ये है दिखने में, जैसा है आकार कितना बड़ा है, सब चीज एकदम सेम होना चाहिए। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी अलग है तो वो एक दूसरे के सर्वांगसम नहीं होगा, ये बात याद रखना। बात समझ गए? अब अगला चलते हैं समरूप की तरफ। अब देखिए समरूप हमारा क्या होता है। समरूप में भी एक चीज देखो, जैसे मान लो ये त्रिभुज है, तो ये भी क्या होगा, एक त्रिभुज में बना लेता हूँ इससे छोटा। इसमें क्या होता है ना, दिखने में तो एक जैसा रहेगा, जैसे जैसा ये है वैसा ये है, लेकिन इसका आकार ये सब मायने नहीं रखता है। जैसे ये बड़ा वाला त्रिभुज है और ये छोटा वाला, तो इसमें जो होती है ना, इसका जो आकार है, आकार देखो, इसका आकार ऐसा है, मतलब ये त्रिभुज के आकार का है, ये भी त्रिभुज के आकार का है, मतलब दोनों सेम हो गए। लेकिन इसका जो हाइट है वो मैटर नहीं करता है, छोटा हो बड़ा उससे मतलब नहीं है, खाली ये जैसा बना है वैसा ही हो बनना चाहिए, तब वो क्या होगा, आपका समरूप। अब समरूप का सिंबल क्या होता है, ये वाला। बात समझ आ गई कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ सर। जैसे मैंने एक बनाया, वृत्त बनाया ये वाला छोटा सा, और इधर एक बड़ा सा वृत्त बना दिया, तो ये एक दूसरे के समरूप होंगे, क्योंकि ये भी वृत्त है ये भी वृत्त है। बड़ा छोटा सा मतलब नहीं है, मैंने आपको बढ़िया से समझा दिया था। तो ये एक दूसरे के क्या है, समरूप है। ठीक है। अब उसके बाद एक मान लो आपके पास ये क्या है, वर्ग है, वर्ग बना लें, छोटा सा बड़ा सा वर्ग है, एक छोटा सा और वर्ग बना लेते हैं। तो ये भी एक दूसरे के क्या है, समरूप है, क्योंकि भाई इसमें हाइट मैटर नहीं करता है, कितना बड़ा या कितना छोटा है, जैसा ये है वैसा रहना चाहिए ये भी। और बड़े छोटे से मतलब इसमें नहीं रहता है, इसमें रहता है, इसमें डिट्टो सेम सेम जैसा ये है वैसा ये रहना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको सर्वांगसम और समरूप तो समझ में आ गया होगा। अब देखो एक चीज़ और हमको पढ़नी है ना, हमको क्या पढ़ना है, समरूपता के नियम पढ़ने होते हैं थोड़े से, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बढ़िया से समझो समरूपता के नियम क्या है। देखो समरूपता के नियम, सॉरी ये क्या मैं बता दिया, सर्वांगसम का नहीं पढ़ना भाई, इसका पढ़ना है, समरूपता के नियम, इसका नहीं भाई, इसका नियम पढ़ना है समरूपता के। ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं भाई, और यहाँ पर पढ़ते हैं समरूपता के नियम। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, समरूपता के नियम क्या होते हैं भाई। तो देखो यहाँ से इसको ऐसे कर लेते हैं, हाँ अब पढ़ते हैं ना। तो समरूपता के नियम, तो समरूपता के नियम क्या है भाई, पहला है संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो लिखो पहला है संगत भुजाओं। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात का होना चाहिए बराबर, और क्या होना चाहिए, और भाई संगत कोण बराबर होने चाहिए आपके। ठीक है,
संगत कोण बराबर होने चाहिए। अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूँ, तब आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। एक त्रिभुज लेकर, जैसे मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज लिया ना, इसका नाम ए बी और सी दे दें। एक और लेते हैं त्रिभुज, इसका नाम मैं देता हूँ पी क्यू आर। यहाँ पर हमने दो त्रिभुज लिया है, ले लिया है, और इसमें भुजा का भी नाम दे देता हूँ। यहाँ पर मैं दे देता हूँ 3, और यहाँ पर मैं क्या दे देता हूँ 4, और यहाँ पर दे देता हूँ 5। यहाँ पर क्या देता हूँ, यहाँ पर 6 दे देता हूँ, यहाँ पर 8 दे देता हूँ, इसका 10 दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इस वाले का कोड का नाम कितना दे देता हूँ 70, और इसका कितना दे देता हूँ यार 50 दे देता हूँ। 70 50 120 तो 60 का ये हो जाएगा, क्योंकि तीनों को जोड़ने पे 180 आना भी चाहिए। ये नहीं कि जोड़ देते हैं दूसरा सब आ जाए, गलत हो जाएगा ना। तीनों भुजाओं का योगफल 180 होता है, आपको भी पता है भाई। और इसका नाम 50, इसको दे देता हूँ 60, और इसको दे देता हूँ कितना 70। तो अब हमको बताना है कि ये वाला जो त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज के समरूप है कि नहीं। तो चलो बताते हैं। देखो, समरूपता का नियम क्या है कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर। तो संगत भुजाओं का अनुपात निकालते हैं, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। संगत भुजा मतलब जैसे ये वाली भुजा हमने इसमें से लिया, तो दूसरे त्रिभुज में भी सेम यह वाले भुजा लेना है, तो इसका अनुपात निकालना है। अनुपात मतलब समझते हो ना, जैसे ए बी, इसका ये भुजा है तो इसका ये वाला भुजा कौन सा होगा, पी क्यू। इसका अनुपात निकालो। ए बी का मान 3 और इसका मान 6, काटोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, तो इसका मान आ गया 1/2। अब नीचे वाला भुजा लेते हैं बी सी, तो बी सी इन इसका अनुपात किससे निकलेगा, क्यू आर से। तो बी सी का मान कितना है 4, क्यू आर का मान कितना है 8, काटोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 ना। अब उसके बाद क्या है, ये वाला लेते हैं ए सी, ये किसके अनुपात, इसका किससे निकलेगा, पी आर से। यहाँ से हो जाएगा ए सी बटा के क्या हो जाएगा पी आर। ए सी का मान कितना है 5, पी आर का मान 10, काटेंगे तो 1/2। देखो, जो भुजाओं का अनुपात था वो तो बराबर आ गया। अब कोण भी अगर बराबर आ जाए तो ये वाला जो त्रिभुज है एक दूसरे के समरूप होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से निकालो, जो कोण ए होगा वो किसके बराबर हो सकता है। कोण ए का मान कितना दिया 60, तो इसमें 60 कौन है, कोण आर है। तो जो कोण ए होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण आर के। क्यों, क्योंकि भाई दोनों 60 अंश के हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो कोण बी होगा वो किसके बराबर होगा, कोण बी। कोण बी देखो 70 अंश है, तो यहाँ पर 70 अंश कौन है, कोण पी है। तो कोण जो बी होगा वो कोण पी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों 70 अंश के हैं, तो बराबर हो जाएंगे। उसी प्रकार से जो कोण सी है वो कितने अंश का होगा भाई, जो कोण सी है 50 का है, तो कोण सी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के। कोण क्यू के, क्यों, क्योंकि दोनों 50 के हैं। देखो यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर आ गया और इसके कोण भी बराबर आ गए। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज कौन सा, ए बी सी ना, ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। ऐसे आपको बताना पड़ेगा। बात समझ में आ गई मेरे भाई। अब चलते हैं अपनी प्रश्नावली की तरफ, आराम से हल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, यहाँ पर इसको हटा लें, इसको हटा लेते हैं भाई। देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। हमको बोला है कि सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं, हमको बताना है। देखो, अगर सभी वृत्त का बात करेगा तो सर्वांगसम कभी नहीं होंगे, क्योंकि एक बड़ा वृत्त हो जाएगा एक छोटा वृत्त हो जाएगा, तो सर्वांगसम कहाँ होंगे, वो क्या होंगे, समरूप होंगे। जैसे मैं आपको क्या बताऊं,
जैसे मान लो कि मैंने दो ठे वृत्त लिया, एक ये वाला वृत्त लिया, एक ये, और एक ये वाला ऐसे मैंने ले लिया। तो ये सर्वांगसम है कि समरूपता? आप कहोगे सर ये तो समरूप है, क्योंकि एक बड़ा है एक छोटा है, इसलिए ये सर्वांगसम तो नहीं होगा, ये होगा समरूप। ठीक है ना। सर्वांगसम कब होता? जब इन दोनों का रेडियस अगर हम बराबर करके देते हैं तब क्या हो जाता है, तभी बराबर हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया 2 सेंटीमीटर का, तो एक और त्रिभुज लिया तो वो 2 सेंटीमीटर का होगा, तभी हो जाते सर्वांगसम। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या होगा, समरूप। जो पहला में हम भरेंगे वो हम भरेंगे समरूप, पहले का आंसर है। पहले में आपको समरूप भर देना है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा, अब देखो बोला है ना सभी वर्ग होते हैं समरूप होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं, तो इसमें भी आपको क्या भर देना है, समरूप, क्योंकि सर्वांगसम नहीं होंगे। उसका अगर हमको भुजा का मान दिया है तब हम बता सकते हैं, लेकिन खाली ऐसे ही पूछ दिया कि सभी वर्ग होते हैं तो वो भाई क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है। देखो कैसे, अब देखो इसको हटा देते हैं साइड में यार। कैसे हो जाएंगे भाई, देखो मैंने एक वर्ग लिया, क्या बोला था, वर्ग बोला था ना, हाँ वर्ग, ये वाला ले लिया। अब इसका भुजा कुछ पता नहीं है तो एक और बड़ा सा ले लेते हैं, इससे बड़ा। तो क्या ये सर्वांगसम है? नहीं सर्वांगसम है, तो ये क्या हो जाएगा, समरूप। सर्वांगसम कब होगा, जब ई वाला इसको पूरा ढक लेगा। तो ई वाला कहाँ ढकेगा, ये तो छोटा है, इसी में अटक, इसमें इसके अंदर चला जाएगा, है ना। मैंने आपको समझाया था बढ़िया सा। तो ये हमारा समरूप होगा, सर्वांगसम नहीं होगा। सर्वांगसम कब होता है, जब ये इसके बराबर एकदम होता, और जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये होता, एकदम सेम, हर चीज में सेम होता, जैसा ये है वैसा ही ये होना चाहिए, तब हो जाता सर्वांगसम। तीसरा देखते हैं। देखो बोला है कि खाली है त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप कब होंगे, जब वो समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा, सब जब समबाहु त्रिभुज होगा। मतलब बोला है कि जो सभी त्रिभुज होते हैं वो समद्विबाहु होते हैं कि समबाहु होते हैं। तो चलो बताते हैं, जो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। देखो समरूप कब होगा, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। कोई भी त्रिभुज समरूप तभी होगा, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना मेरी बात को। छोटा बड़ा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको पता है ना कि दो त्रिभुज हमको दिया है, सम द्विबाहु एक त्रिभुज, एक क्या होता है सम समबाहु। समबाहु में क्या होता है कि तीनों भुजा हमारी क्या होती है, बराबर होती है। तीनों भुजा क्या होती है, बराबर। देखो समद्विबाहु में क्या होता है, दो भुजा बराबर रहती है, एक भुजा बराबर नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर ये तीनों भुजा बराबर है आपस में, तो ये वाले भी तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो जाहिर सी बात है जब ये इसके तीनों भुजा बराबर आपस में, इसके भी तीनों भुजा बराबर आपस में, तो जैसा ये है वैसा ये है ना। मतलब क्या होगा, वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा एक दूसरे के। लेकिन समद्विबाहु में एक दिक्कत है। समद्विबाहु में क्या होता है, केवल दो बराबर होता है। देखो अगर मान लो कोई त्रिभुज दिया, मैंने उसको क्या दिखाया कि भाई ये वाला भुजा ना इसके बराबर है, और दूसरे त्रिभुज में हमने देखा है कि ये वाला जो भुजा है इसके बराबर है। तो ये जो त्रिभुज ई जैसा बनेगा त्रिभुज, वैसा ये नहीं बन पाएगा ना। तो ये एक दूसरे से भिन्न हो जाएंगे, तो जब एक दूसरे से भिन्न हो जाएंगे तो वो क्या समरूप होगा, नहीं। समरूप में क्या होता है कि जैसा ये बना है वैसा यो बनना चाहिए, उसके आकार से मतलब नहीं होता है। लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, जैसा ये बनेगा वैसा ये नहीं बन पाएगा, क्यों, क्योंकि भुजा अलग अलग उसकी हो जाएगी ना, इसीलिए। तो इसमें हम लोगों को क्या भर देना है, समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं, वो सभी जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। तो इसमें आपको भर देना है समबाहु।
क्योंकि समबाहु जो त्रिभुज होता है उसमें ही सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। बात समझ में आ गई आपको? आ गई होगी मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि उनके संगत कोण क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या भर देना है, बराबर। तथा उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर समानुपाती लिख देना, संगत भुजाओं का अनुपात। तो पहले में बराबर, ये वाला बराबर भर देना आपको यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये समानुपाती का जो भरना है, यहाँ पर समानुपाती भर देना है। तो कोई दिक्कत भाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, भर दोगे ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, मतलब अलग अलग उदाहरण देना है। पहला हमको देना है समरूप आकृति का उदाहरण, और फिर दूसरा ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। चलो दे देते हैं भाई, इसको हटा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमको क्या देना है, समरूप आकृति का उदाहरण। समरूप आकृति, तो भाई बस एक त्रिभुज बनाओ और ये वाला त्रिभुज इसके बराबर है, बस, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या है, समरूप है, ठीक है। और एक वृत्त बना दो और एक बड़ा सा वृत्त बना दो, ये भी एक दूसरे के क्या है, समरूप है। मैंने समरूप तो समझा ही दिया आपको क्या होता है। और समरूप नहीं है, समरूप आकृति नहीं है, नहीं हो, उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इधर एक वृत्त बना, इधर एक त्रिभुज बनाओ तो इधर एक वृत्त बना दो। ये समरूप है, नहीं है। जैसा ये है वैसा ये नहीं बना है, इसलिए समरूप नहीं हो जाएगा। तो समरूप को बनाकर उसको काट देना, मतलब समरूप नहीं है, बस, ठीक है ना। और उदाहरण ले लेते हैं, इधर एक वर्ग बना दो, ठीक है, और इधर एक त्रिभुज बना दो। ये समरूप है भाई, नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई जैसा ये बना है वैसा ये नहीं बना है, इसीलिए भी क्या हो जाएगा, समरूप नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, समरूप आकृति के दो उदाहरण ले लिए, और समरूप आकृति नहीं है उसके भी हमने दो उदाहरण ले लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है, मतलब इसको हमको बताना है समरूप है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, इसका फिगर बना लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ बढ़िया सा। तो देखो यहाँ पर हमने फिगर बना लिया है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। चलो निकालते हैं। सबसे पहले हमको बताना है कि अगर ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप होगा तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण बराबर होना चाहिए। चलो निकालते हैं। सबसे पहले हम ये वाले भुजा लेते हैं, यस पी। तो यस पी का जो अनुपात होगा इस वाले से बनेगा ना, पहले वाले से, एडी से। तो यस पी बटा के एडी कितना आ जाएगा, यस पी का मान है 1.5 और एडी का मान है 3। तो ये 1.5 है, 1.5 दूना का होता है 3, मतलब 1.5 एक कम 1.5 और 1.5 दूना के 3, 1/2 आ गया। उसी प्रकार नीचे वाला लेते हैं पी क्यू, इसका भुजा, इसका अनुपात किससे निकलेगा, ए बी से। तो ए बी बराबर 1.5 इसका वैल्यू दिया है और ए बी का 3 दिया है। तो 1.5 दूना के 3 मतलब 1/2 आ गया। अब ये वाला बगल वाला लेते हैं ना, क्यू आर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, बी सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू आर बटा के बी सी। इधर कितना हो जाएगा, 1.5 बटा के 3 बराबर 1/2। कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला ले लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा सी डी, यहाँ से हो जाएगा आर एस या एस आर। तो यहाँ से सबसे पहले इसको लेते हैं ना यार, आर एस आर। तो यहाँ से एस आर बटा के क्या हो जाएगा, सी डी। तो 1.5 बटा के 3, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 1/2। मतलब जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो तो बराबर आ गया हमारा। अब इसका कोण भी अगर बराबर आ जाए तो भाई ये समरूप होगा, अगर कोण बराबर नहीं आया तो नहीं होगा। ये नहीं कि भुजा आ गया तो बराबर हो जाए, भुजा भी बराबर आना चाहिए इसका और कोण भी।
संगत। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखोगे तो इसका मतलब भी तो आपको पता ही होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 90 का कोड, यहाँ भी 90 का, यहाँ भी 90 का, यहाँ भी 90 का। अब कोड 90-90 का बन गया, लेकिन यहाँ पर तो भाई 90 का कोड ही नहीं बना है। तो आप पूछोगे सर आपको कैसे पता यहाँ पर कोड 90 का नहीं बना है? देखो, अगर यहाँ पर 90 अंश का कोड बनता तो ये वाला जो चिन्ह देख रहे हो ना, ये यहाँ भी रहता, लेकिन ये 90 का कोड नहीं बना है। इसका मतलब इसमें जो कोड है वो बराबर नहीं है, इसीलिए भाई ये समरूप आकृति नहीं होगी। तो लिख देना, आप क्या लिखोगे? लिखना यह चतुर्भुज समरूप नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, लेकिन कोण बराबर नहीं है। बस आंसर ऐसे ही लिख के छोड़ देना। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर भाई। तो देखो, जो प्रश्नावली 6.1 थी, मैंने उसको पूरा बढ़िया से डिटेल में हल करा दिया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, अगर आप चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। और कहीं भी भाई आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिए, हम लोग उसका रिप्लाई ज़रूर देते हैं। ठीक है।